लास्ट टाइम हमने हाइड्राइड्स पढ़े थे, आयनिक पढ़े थे और कोवेलेंट पढ़े थे। क्लियर? वी हैव स्टडीड आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कोवेलेंट हाइड्राइड्स डिस्कस हो चुके थे। इसमें बस थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, एक रिवीजन करना है और प्लस एक थोड़ा सा नया कंसेप्ट देना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। जिसने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया है, अगर जो परसों टेस्ट ऑर्गेनिक के लिए जिसने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड टॉपिक पढ़ लिया, तो उसको दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। मैं नहीं तो थोड़ा सा एक रिवीजन दे रहा हूँ उसी का, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में, तो वो डिस्कस करेंगे एक बार। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड, सही ना, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसके अंदर। सपोज मेरे पास एग्जांपल है एचएफ का, ध्यान देंगे। एचएफ, एचएफ कभी भी ना, बस बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं, एफ, ओ और एन, तीनों में से किसी भी एक एलिमेंट के साथ अगर एच आएगा, इन तीनों में से किसी एक एलिमेंट के साथ अगर एच आएगा, तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे एच एफ है ये, एच एफ, एच पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव। एफ तो इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे पार्शियली नेगेटिव। एच पे पार्शियली पॉजिटिव, एफ पे पार्शियली नेगेटिव। ऐसे ही इसका दूसरा मॉलिक्यूल होगा, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। तो अब ये क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज जो है इसके नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा। इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसका, ये अट्रैक्ट करेगा, एफ नेगेटिव के लोन पेयर को। एफ नेगेटिव के लोन पेयर को ये अट्रैक्ट करेगा। इसके लोन पेयर को जब अट्रैक्ट करेगा तो दोनों के बीच में एक वीक बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड, इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें इसके जो हम बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, या फिर क्या कहते हैं, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ऐसी जितनी भी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, वो सारे इस बॉन्ड के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। वो किस पर डिपेंड करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बीच में। इस बॉन्ड को चेक नहीं करते, इस वाले बॉन्ड को हम चेक किसको करते हैं, जो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, ये वाले जो फोर्सेज है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, जो इसमें मैंने वीक बॉन्ड दिखाया हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एक वीक बॉन्ड होता है और इसकी स्ट्रेंथ होती है अराउंड, ये मान के चलेंगे 12 से लेकर 44 किलो जूल पर मोल। और तुम्हें ध्यान होगा जो स्ट्रेंथ थी उसकी क्या कहते हैं, एच एच बॉन्ड की, वो कितनी थी, 435 के आसपास। तो तुम्हें वहीं से अंदाजा लग जाएगा कि ये बॉन्ड कितना वीक है। 12 से 44 किलो जूल पर मोल के आसपास इसकी स्ट्रेंथ होती है। एक लेकिन एक बॉन्ड तो बना ही एक्स्ट्रा। ये एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने की वजह से इनमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाती है। पता लग गया क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया, एच एफ। एच एफ में एच पे पॉजिटिव, एफ पे नेगेटिव, क्योंकि एफ तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इस बॉन्ड के, एच एफ बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एफ अपने पास ज्यादा खींच के रखेगा। ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल होगा एच एफ का, उस पे भी पार्शियली पॉजिटिव होगा, और इस पे होगा, एफ पे होगा पार्शियली नेगेटिव। एफ पे क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में, इसके पार्शियली पॉजिटिव में, इसके पार्शियली पॉजिटिव में और इसके पार्शियली नेगेटिव में एक वीक बॉन्ड बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, सॉलिबिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये कब बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जब एफ ओ एन तीनों में से, ये मैं बहुत सिंपल कंडीशन बता रहा हूँ, अदरवाइज इसकी कंडीशन और भी है कि sp हाइड्राइज कार्बन होगा तो भी होगा, CCl3 होगा तो भी होगा, CF3 होगा तो भी होगा। लेकिन ये 3 ध्यान रखने हैं अभी। एफ ओ एन तीनों में से किसी एक के साथ अगर H आ गया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस होंगे। तो और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया। एक्स्ट्रा फोर्स आने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, ये सब प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये इंक्रीज, स्पेशली बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाती है। तो एचएफ के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऐसे ही H2O के अंदर भी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2O में कैसे होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H2O ध्यान देंगे इधर, ये ऐसे बेंट मॉलिक्यूल होता है, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे आएगा 2 नेगेटिव। वैसे भी इसके पास कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर और ये 2 लोन पेयर। तो दोनों लोन पेयर जो है अट्रैक्ट करेंगे किसको, H पॉजिटिव को, हर साइड से। हर साइड से ये, जैसे इधर से अट्रैक्ट कर लिया H पॉजिटिव को, इधर से H पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लिया नेगेटिव। अब ये यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे वाटर है, तो इधर से अट्रैक्ट कर लेगा लोन पेयर। ये यहाँ पे एक वीट बॉन्ड बन गया, ऐसे इधर भी लोन पेयर जो होगा वाटर का, ये अट्रैक्ट कर लेगा। ये अट्रैक्ट कर लेगा इसको, यहाँ पे H, ये लोन पेयर अट्रैक्ट कर लेगा। इस तरीके से
ये एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाता है इसके अंदर, तो ये बन गया वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से होगी। एचएफ में दिखा दी, एफ में तो एक ही लोन, एफ में क्या था, एक ही नेगेटिव आ रहा था, या लोन पेयर इसके बाद 3 थे, लेकिन इधर तो एच पे एक ही पॉजिटिव था ना, तो 3 लोन पेयर होने के बावजूद एक ही लोन पेयर को ट्रैक करेगा ये, 3 लोन पेयर होने के बावजूद एक ही लोन पेयर को ये अट्रैक्ट करेगा। तो ये इस तरह से मान सकते हैं, इसमें एच एक है, लोन पेयर 3 थे, तो एच लिमिटिंग है, लिमिटिंग रेजेंट हो गया एक तरह से, तो इसलिए एक ही लोन पेयर को ट्रैक करेगा, तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना था। लेकिन वाटर के केस में ओ के पास 2 लोन पेयर थे और इधर भी एच के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड बन जाएगा। मेन तुम्हें ध्यान रखना है, अगर एफ ओ एन आते हैं एच के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इससे फोर्सेस बढ़ जाते हैं, ये वाले एक्स्ट्रा फोर्सेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक्स्ट्रा फोर्सेस आ गए, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो वोलेटाइल नेचर क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। वोलेटाइल नेचर यानी हाँ, टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी। तो एचएफ के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड था, इलेक्ट्रॉन रिच था। ऐसे ही H2O के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। H2O के अंदर कैसे हो जाएगी, ध्यान देंगे, H2O में दिखा दिया मैंने। उसके बाद H2O में बहुत सिंपल तरीके से बताएं, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है मैंने शो कर दिया वो, और नहीं तो तुम ऐसे दिखा सकते हो, अभी ये O नेगेटिव, ये दूसरा H आया, ये दूसरा H आया, इस पे पॉजिटिव होगा, O पे 2 नेगेटिव होगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं H2O के अंदर। ये आगे कंटिन्यू भी होंगे ऐसे, यहाँ पे भी कंटिन्यूड होंगे ऐसे, लेकिन हम शो नहीं कर रहे हैं उसको भी। तो ये हो गया H2O के अंदर। फिर ऐसे ही NH3 के अंदर, NH3 में भी ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, NH3, ये NH3 आया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस पे आ गया 3 नेगेटिव, NH3 आया, दूसरा मॉलिक्यूल NH3 का। अब N पे 3 नेगेटिव है, लेकिन 3 नेगेटिव है, लेकिन इसके बाद लोन पेयर तो सिर्फ एक ही है, N के बाद एक ही लोन पेयर होता है, तो ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे। NH3 में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि N के साथ भी इधर H आ रहा है। NH3 में क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, N के साथ H आया। HF में क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, H के साथ F आया। H2 में क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, H के साथ O आया। तो ये कैसे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इससे होता क्या है, इससे होता क्या है, वो क्या कहते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अब इसमें कोई बता सकता है कि इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट या किसमें सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इन तीनों में से। HF H2O HF के अंदर बनेगा, HF के अंदर बनेगा सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकंड नंबर पे किसमें बनेगा, H2O फिर NH3। समझ आया कि नहीं है, पहले HF के अंदर, क्योंकि F क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके बाद सेकंड पे O होता है, फिर N। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होना चाहिए हमेशा। तो HF का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, फिर H2O का, फिर NH3 का, ये होता है। अगर मैं इसमें पूछूं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, तब आंसर क्या देंगे, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा तीनों में से, सेम ही रहेगा। सेम रहेगा, क्यों, H2O बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए HF का, ध्यान देना। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए HF का, क्यों, क्योंकि HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन है किसका ज्यादा, H2O का, फिर HF है, फिर NH3, फिर NH3। रीजन बहुत सिंपल है इसका, H2O के अंदर ऑक्सीजन जो है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। मैंने दिखाया ना, यहाँ पे भी बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड ये, और यहाँ से भी बनाएगा। ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 2 बनाएगा, क्योंकि O के पास 2 लोन पेयर थे और 2 हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर सकता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के। और NH3 में N के पास तो लोन पेयर एक ही था, इसलिए एक ही H को अट्रैक्ट किया, तो एक ही बनाएगा। और वैसे सबने सुना ही हुआ है, अमोनिया तो गैस ही होती है, अमोनिया क्या होती है, गैस होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होगा, लीस्ट होगा। ऐसे भी सोचना फिजिकल स्टेट की फॉर्म में, तो ये आ गया। और फिर H2O लिक्विड है, HF लिक्विड है, लेकिन अमोनिया गैस है, ये बॉइलिंग पॉइंट का आंसर आ जाएगा। ये किसका आंसर आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का। समझ आ गई बात कि नहीं है, तो दिस इज ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट का आंसर क्या होगा, नहीं का, देखो केमिस्ट्री में आंसर देख के ना रीजन, हाँ तुम कुछ सोच सकते हो, आंसर देख के रीजन बनता है। इसमें मेल्टिंग पॉइंट का आंसर आता है H2O सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट यानी लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो H2O का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, और H2O के बाद आएगा NH3 का, फिर आएगा HF का। क्यों आएगा NH3 का, क्यों आ गया, क्योंकि मैंने जब इसको प्रेशराइज किया, यानी NH3 को जब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो क्या होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इधर भी H के साथ, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो इससे क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका अमोनिया का थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि प्रेशराइज करने का मतलब है, कई बार तो ये 6 हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना लेता है। 3 नेगेटिव आया था ना, हालांकि लोन पेयर देख के देखते हैं, कभी भी कोई बोलेगा मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड किसको देख के बताना है, तो लोन पेयर को देख करके। तो ये 3 लोन पेयर आने की वजह से ये कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे भी बना लेता है।
तो अमोनिया इसलिए थोड़ा सा आगे निकल जाता है किससे, HF से, HF से। समझ गए कि नहीं है? तो ये भी एक रीजन है इसका कि और वैसे भी ना जो HF की लेयर्स बनती हैं, HF की जो डिफरेंट लेयर्स बनती हैं इस तरीके से, जैसे एक HF ये गया, ये एक HF की लेयर चल रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, फिर दूसरी लेयर आएगी ऐसी, तीसरी लेयर आएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये लेयर्स हैं, यहाँ मतलब HF है, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर HF है, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर HF है, ऐसे ही दूसरी लेयर जो बनेगी HF है, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर HF है, इस तरीके से। तो इन लेयर्स के बीच में, इन लेयर्स जो है ना, दो लेयर्स, इनके बीच में होते हैं वीक वैंडरवाल फोर्सेस, वीक वैंडरवाल फोर्सेस। तो इसलिए भी HF का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है अमोनिया से। तो ये ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट में पीछे हो जाता है, पहले H2O है, फिर NH3 है, फिर HF है। जितना समझ आ गया, बस इतनी बात भी समझ आ गई है ना अगर, कि H2O NH3 और HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्यों होती है वो बता दिया ना, इतना भी सफिशिएंट है। केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर स्टडी करोगे ढंग से, बिल्कुल जो मैंने दे रखे हैं उसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड वाले लेक्चर्स, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा, उसमें ज्यादा क्लियर होगा जिसने पढ़ा होगा। तो ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके अंदर, और ये इनके आंसर जो डिटेल से मैंने दे दिया इसमें। और H2O के अंदर तो तुम्हें पता होगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। H2O के अंदर कोई भी चीज अगर लिक्विड से सॉलिड बनती है तो डेंसिटी उसकी कम होती है, ज्यादा होती है? कम। ज्यादा होती है। 99.9% केसेस में डेंसिटी हमेशा बढ़ेगी जब सॉलिड बनेगा, लिक्विड से सॉलिड, क्योंकि लिक्विड में तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, और सॉलिड में क्या होगा, मॉलिक्यूल बिल्कुल पास आ जाएंगे। पास आ गए, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। मास तो सेम रहेगा सेम चीज का, लेकिन वॉल्यूम क्या हो गया, सॉलिड का कम हो गया, जगह कम लेगा वो, तो जगह कम लेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डेंसिटी हमेशा सॉलिड की ज्यादा होती है देन लिक्विड। लेकिन H2O के केस में इसको हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। H2O के केस में अगर ये आइस बन जाता है, लिक्विड से आइस बनता है यानी सॉलिड बनता है, तो क्या होता है, तब डेंसिटी कम हो जाती है, तुम चेक भी कर सकते हो इसको। पानी में आइस डालते हैं अगर, तो आइस क्या नीचे चली जाती है कि ऊपर फ्लोट करती है? फ्लोट करती है ना, फ्लोट करती है। इसका मतलब क्या है कि इसकी डेंसिटी क्या है, आइस की डेंसिटी क्या है, कम है। आइस की डेंसिटी क्या है, कम है। और ये एक्चुअल में होता क्या है कि आइस जो है ना, आइस के अंदर जो वाटर होता है वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। केज लाइक स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, हेक्सागोनल। क्लियर? हेक्सागोनल केज लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, हेक्सागोनल केज लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। किसके अंदर, आइस। कुछ इस तरह से मान सकते हैं, एग्जैक्टली तो नहीं पता लगेगा अभी यहाँ पे। मैं थोड़ा सा एक बार इसको बता देता हूँ कि किस तरह से बनता है इसका केज लाइक स्ट्रक्चर। ये एक ले लिया जैसे इस तरीके से, ये ऐसे, यहाँ लोन पेयर होगा, यहाँ लोन पेयर होगा, इस तरह से लोन पेयर होंगे ये, तो और भी अट्रैक्ट करेंगे ऐसे। तो ये भी, ये हेक्सागोनल नहीं बनाया मैंने, एक वाटर मॉलिक्यूल को और लेना था, इसके नीचे ही एक H2 और लेना था, तब हेक्सागन बनता है। तब ये क्या बन जाता, हेक्सागन बनता है ना। अभी मैंने एक सिंपल एग्जांपल ले लिया, तो ये खाली जगह आ गया इसमें, ये केज लाइक स्ट्रक्चर आ गया इसके अंदर क्या आ गया, दिस इज केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड। ये केज लाइक स्ट्रक्चर आ गया, तो ये खाली जगह आ जाती है इसके अंदर, ये खाली जगह आ जाती है, इसको बोलते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर। खाली जगह आ गई तो डेंसिटी इसलिए बढ़ जाती है। तुम अगर चेक करना हो चेक भी कर सकते हो, एक बाउल में वाटर लिया, उसको फ्रीज कर दो, तुम चेक कर लेना, उसको उसका जो वॉल्यूम है बढ़ जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और अगर कांच की बोतल में ले लेते हैं पानी, यानी ग्लास ग्लास बोतल में ले लिया अगर पानी को, तो हो सकता है कि अगर तुम उसको कभी भी फ्रीज नहीं करते, उसको फ्रीज करेंगे तो कांच की बोतल जो है वो टूट जाएगी, वो क्रैक हो जाएगी वो कांच की बोतल, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है इसका। तो ये चीजें ध्यान रखनी है इसके अंदर। और इधर ना छोटे जो गैसेज होती हैं, जो जैसे जेनॉन गैस है, ये फंस जाती है इसके अंदर। ये अभी आगे बढ़ेंगे, क्लेथरेट्स कहते हैं इसको, मैंने दे रखा एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर। तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए आइस की डेंसिटी हमेशा कम होती है। किससे, आइस की डेंसिटी हमेशा किससे कम होगी, वाटर से। ये ध्यान रखना, आइस की डेंसिटी कम होगी वाटर से, तो ये इसके अंदर ध्यान रखना। और दूसरा, मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है वाटर की, मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की कौन से टेम्परेचर पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। हाँ, ये याद रखना, 277 केल्विन और 4 डिग्री सेल्सियस। हम ले लेते हैं वाटर की डेंसिटी बाय डिफॉल्ट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन एक्चुअल में मैक्सिमम डेंसिटी जो है वाटर की वो कब होती है, एट 4 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। अब मेरे को जो क्वेश्चन डिस्कस करना है, ये एनसीईआरटी का वो एक क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए थोड़ा बताना पड़ गया था, केमिकल बॉन्डिंग। नहीं तो केमिकल बॉन्डिंग अगर तुमने ढंग से पढ़ा होता तो मैं ये सब नहीं बताता तुम्हें। अब ध्यान देंगे कि इससे इफेक्ट क्या पड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ध्यान देंगे इसमें।
तो इसमें ध्यान देना, जैसे अगर मैं बात करूं ग्रुप 17 की, सपोज 7 या NH3 की बात करते हैं, NH3 PH3, ये ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स हैं। किसके हाइड्राइड्स हैं? ग्रुप 15 के। NH3 PH3 ASH3 SBH3 BIH3, ये इसके हाइड्राइड्स हैं। अब ध्यान देंगे इसमें। अब इसमें जैसे हम नीचे जा रहे हैं, एज वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप, जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं डाउन द ग्रुप, तो क्या हो रहा है? साइज N P AS SB BI, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, इनका साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया हाइड्राइड का क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। साइज सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस वैंडल फोर्सेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। साइज बढ़ेगा, सरफेस एरिया हाइड्राइड का बढ़ जाएगा, तो वैंडल फोर्सेस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। और वैंडल फोर्सेस इंक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट हो और मेल्टिंग पॉइंट हो, ये बढ़ने के चांसेस होते हैं, ये बढ़ जाते हैं, ये बढ़ जाता है, सही ना? तो ये बढ़ जाता है। ध्यान देना, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बेसमेंट, नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया हाइड्राइड का बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया हाइड्राइड का बढ़ेगा तो वैंडल फोर्सेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? BIH3 का। BIH BIH3 का सबसे ज्यादा, उसके बाद SBH3 का, SBH3, और उसके बाद होना चाहिए ASH3 का। उसका क्या होना चाहिए? ASH3 का। लेकिन उससे ज्यादा आ जाता है NH3 का। क्यों आया होगा जा रहा है? ये समझ आ गया? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता रहा हूं मैं। NH3 हालांकि सबसे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन NH3 के हाइड्रोजन बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। NH3 तो गैस होती है, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो सबसे ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों से ज्यादा हो गया। इन दोनों से ज्यादा हो गया। तो इसके बाद किसका आएगा बॉइलिंग पॉइंट? ASH3 का, आर्सिन का, और उसके बाद फॉस्फीन गैस जो कि पॉइजनस होती है। फॉस्फिन गैस इसका आ जाएगा। इसकी रोटन फिश लाइक स्मेल होती है फॉस्फिन गैस की। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये ऑर्डर किसका है? बॉइलिंग पॉइंट का। अब तुम में से कोई भी दास्ता है मेरे को, इनमें सबसे ज्यादा वोलेटाइल कौन सा होगा? सबसे ज्यादा वोलेटाइल कौन सा होगा इनमें से? PH3। हाँ, ये याद ना, PH3 इज मोस्ट वोलेटाइल। 4 ऑप्शन आते हैं ना, मान लो ये 4 ऑप्शन दे दिए अगर इसके अंदर, तो ये 4 ऑप्शन दे दिए और बोला सबसे ज्यादा वोलेटाइल कौन सा है, तो सबका दिमाग किस में जाता है? NH3 के ऊपर या SBH3 के ऊपर। लेकिन आंसर क्या है? PH3 विल बी द आंसर। PH3 होगा आंसर, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट लीस्ट है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटाइल नेचर। बॉइलिंग पॉइंट क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटाइल नेचर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, है ना? इसको ध्यान रखना इस चीज को। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटाइल नेचर। तो ये आ गया बॉइलिंग पॉइंट का आंसर। ये बॉइलिंग पॉइंट का आंसर आ गया इनके। और ऐसे ही अगर मैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछूं, मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा, जो बॉइलिंग पॉइंट का आंसर होगा वही आंसर होगा डेल्टा H वेपराइजेशन का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा H वेपराइजेशन। वेपराइजेशन मींस लिक्विड से वेपर बनाना। उसके लिए जो हीट देनी पड़ रही है वो होता है डेल्टा H वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा H वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? हमेशा बॉइलिंग पॉइंट के। अब मैं पूछ रहा हूं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में आंसर क्या आएगा? NH3 की सबसे ज्यादा। NH3 सबसे ज्यादा आएगा इसमें। NH3 सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। होना चाहिए था BIH3 का, सेकंड पे BIH3 आएगा, फिर वही रेगुलर ऑर्डर जो होता है SBH3 BIH3 PIH3। तो PH3 तो आएगा ही लीस्ट। तो NH3 का क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर BIH3 क्यों आया? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग वैंडल फोर्सेज है, स्ट्रॉन्ग वैंडर वॉल्स फोर्सेज। ये समझ आ गया आंसर के नहीं वाले? तो ग्रुप 15 के अंदर इस तरीके से चेंज हो जाता है। ग्रुप 15 के अंदर इस तरीके से चेंज हो जाएगा ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। होना चाहिए था सिंपल सा ऑर्डर, ये होना चाहिए था एक्सपेक्टेड। बस एमोनिया उठ करके कहां आ जाएगा? इधर आ जाएगा, सही ना? एमोनिया उठ करके इधर आ जाएगा, एमोनिया यहां से उठ के इधर आ जाएगा, और बाकी सेम रहेगा। और मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा एमोनिया का होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर ऐसे यहाँ नीचे एमोनिया आएगा, बाकी सेम चलेगा सारा, बाकी सब सेम चलेगा। तो और जो मेल्टिंग पॉइंट का आंसर है वही आंसर होगा डेल्टा H फ्यूजन का। ये भी ध्यान रखना, फ्यूजन का मतलब क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड बनाना, सॉलिड से लिक्विड बनाना। तो जो मेल्टिंग पॉइंट का आंसर वही डेल्टा H फ्यूजन का। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर दी है। नेक्स्ट ग्रुप मैं ले रहा हूँ इसमें ग्रुप 16। इसी के अंदर ग्रुप 16 को भी देख लेते हैं जल्दी से। जैसे H2O लिया मैंने, H2S ले लिया, H2SE ले लिया, H2TE ले लिया, H2PO ले लिया। इसमें क्या आ जाएगा आंसर सबसे ज्यादा? H2O। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा H2 है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर।
H2O, फिर H2PO, फिर H2STE, फिर H2SE, फिर H2S। मोस्ट वोलेटाइल कौन सा इनमें? मोस्ट वोलेटाइल H2S। H2S। बॉइलिंग पॉइंट लीस्ट है, और यही आंसर किसका है? बॉइलिंग पॉइंट का। कोई चेंज नहीं मेल्टिंग पॉइंट में, यही आंसर मेल्टिंग पॉइंट का, यही डेल्टा एच फ्यूजन का, यही डेल्टा एच वेपराइजेशन का, यही किसका होगा? डेल्टा एच वेपराइजेशन का भी। सबका आंसर यही आएगा, सही ना? तो ये ध्यान रखना है, यही आंसर सरफेस टेंशन का भी होगा, यही आंसर विस्कोसिटी का भी होगा। ये सब टर्म्स अभी मैंने पढ़ाई नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं उतारा इनको, सही ना? विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सब फोर्सेस पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा फोर्सेस होंगे स्ट्रॉन्ग, उतना ज्यादा विस्कोसिटी होगा, विस्कस होगा लिक्विड, मूवमेंट में इसकी दिक्कत आएगी। तो ये चीजें ध्यान रखनी है इसके अंदर। ज्यादा डिटेल ले लिया मैंने, ये सब केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, इसमें तो बहुत कम दे रखा है। इसमें जो चैप्टर में बस एक क्वेश्चन दे रखा था, उसके लिए मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है इंपॉर्टेंट बहुत ही। तो ये आंसर आ गया इसमें। और HF, HCl, HBr, HI में, ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स में, ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स में HF का सबसे ज्यादा। हाँ, तो अगर हाँ बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो HF, फिर HI, फिर HBr, फिर HCl। HF का क्यों ज्यादा हुआ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर HI का क्यों हो गया? वैन डेर वाल्स स्ट्रॉन्ग है। समझ आएगा कि नहीं? इसका ज्यादा क्यों होता है हमेशा? ऊपर वाले का क्यों ज्यादा होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नीचे क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग वैन डेर वाल्स, साइज बड़ा है, आई का साइज बड़ा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा इसका, तो वैन डेर वाल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और मेल्टिंग पॉइंट का आंसर इसका चेंज है थोड़ा। मेल्टिंग पॉइंट में HI के वैन डेर वाल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, HI फिर HF है, ये ध्यान रखना है चीज का। मेल्टिंग पॉइंट में फिर HBr, फिर HCl। मोस्ट वोलेटाइल कौन सा होगा? HCl विल बी मोस्ट वोलेटाइल। समझ आ गया कि नहीं? तो ये हाइड्राइड्स मैंने ग्रुप 15 मैंने थोड़ा सा बता दिया ये। अदरवाइज अगर तुम चेक करोगे तो 3-3.5 घंटे मैंने सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाया हुआ केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो उसको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके अंदर, तो ध्यान देंगे इसमें। अब जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो एक बार सिर्फ सुन लेंगे क्वेश्चन क्या है, उसको सुनते ही तुम्हें पता लग जाएगा इसका ये आंसर आएगा। क्वेश्चन है कि वुड यू एक्सपेक्ट हाइड्राइड्स ऑफ NO and F to have lower boiling point or higher boiling point than their other members? सर हायर बॉइलिंग पॉइंट। हायर बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। समझ आएगा कि नहीं? हायर बॉन्डिंग होती है किस वजह से? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन, इनके जो सेंट्रल एटम है O, F या N, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। समझ आएगा कि नहीं है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि हाइड्राइड्स ऑफ NOF, हाइड्राइड्स ऑफ NOF, F की हाइड्राइड, O की हाइड्राइड, N की हाइड्राइड NH3, इन सबका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि NOF की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये खत्म हो गया हाइड्राइड्स। यहाँ पे कौन सा हाइड्राइड खत्म किया हमने? कोवेलेंट। अब हम पढ़ेंगे मेटेलिक और इंटरस्टिशियल और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हालांकि मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं पहले, जो ऑक्लूडेड हाइड्रोजन मैंने पढ़ाया था वही चीज है ये। ध्यान देंगे, मेटेलिक और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल। तो इस पे ध्यान देंगे एक बार। जैसे मेटेलिक, और पहले मैंने मीनिंग समझा था। पहले तो ये कौन बनाएगा? जैसे आयनिक हाइड्राइड्स थे वो S ब्लॉक के एलिमेंट बना रहे थे, और कोवेलेंट हाइड्राइड जो थी, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड जो थी, वो बना रहे थे हमारे P ब्लॉक के। ये बनाएंगे D एंड F ब्लॉक के। ये D और F ब्लॉक के एलिमेंट बनाएंगे, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। दे विल फॉर्म दिस मेटेलिक और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, जिसमें कैटायन एनायन का रेशियो सेम नहीं रहता, और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। ये D एंड F ब्लॉक के एलिमेंट बनाएंगे, ये ध्यान रखना इसके अंदर, ठीक है ना? D एंड F ब्लॉक के एलिमेंट्स। और उनमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे ग्रुप 7, 8, 9। जैसे मैं बात करूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और फिर जिंक। तो इसमें ये कौन सा ग्रुप है? ये होता है हमारा थर्ड ग्रुप। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट्थ, और ये 9th ग्रुप। तो ये तीन ध्यान रखना, ये तीन 7th, 8th और 9th ग्रुप, 7th, 8th और 9th ग्रुप ये हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं। ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड या मेटेलिक हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। इसके नीचे वाले, ये ऑब्जेक्टिव में आज था क्वेश्चन, ये इनके नीचे वाले एलिमेंट्स भी ये वाली हाइड्राइड्स नहीं बनाएंगे। तो ये पता होना चाहिए
कौन कौन से एलिमेंट्स है, रटा होना चाहिए सारा। इसमें आया टीरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, टेक्नीशियम आ गया, रुथीनियम, रोडियम। तो ये भी ऑप्शन में आ सकता है, इसलिए रटे होना चाहिए सारा, ये भी नहीं बनाएंगे। और इसके नीचे भी करेंगे तो लैंथनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं दे विल नॉट फॉर्म इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। मैंगनीज, टेक्नीशियम, रीनियम, आयरन, रुथीनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं दे विल नॉट फॉर्म दीस हाइड्राइड्स एज दे बिलोंग टू 7th 8th एंड 9th ग्रुप। और इस वाले ग्रुप में भी ना सिर्फ क्रोमियम बनाता है, क्रोमियम, CrH। तो ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। ग्रुप 7, 8 और 9 दे डू नॉट फॉर्म इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, दे डू नॉट फॉर्म इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, ये बनाते नहीं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। अब इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स होती क्या है पहले एक बार उसको चेक कर लेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने पहले भी बताया हुआ है, मान लो मैंने ले लिया से कोई भी एलिमेंट ले लिया, से हमने लिया यहाँ पे लैंथनम ले लिया, लैंथनम। ये होती है जो मैं बना रहा हूँ ये सर्कल, ये लैटिस साइड्स होती है, और जो खाली जगह दिख रही है उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल साइड। में मैंने पहले भी बताया हुआ है, लैटिस साइड है और दूसरी क्या है, इंटरस्टिशियल साइड। यहाँ पे तो क्या होगा, लैंथनम होगा, लैंथनम, लैंथनम, हर जगह क्या होगा, लैंथनम, लैंथनम, ये हर जगह क्या आएगा, लैंथनम, लैंथनम आ जाएगा। अब जो छोटी जगह है, ध्यान देना, जो छोटी जगह है, छोटी वाली जगह जो है, वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे H और H। जब H और H जाके फंसेगा तो इनके बीच में जो बॉन्ड था वो क्या हो जाएगा, थोड़ा वीक हो जाएगा। वीक होने की वजह से अब ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है वो रिएक्टिव हो जाएगा। समझ आएगा कि नहीं, ये H फंस जाता है यहाँ पे H फंस जाता है। लेकिन ध्यान रखना कि लैंथनम जो है इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, ये बॉन्ड नहीं बनाता है, ये वीक वैंडरवाल फोर्सेस से इसको अट्रैक्ट करके रखता है अपने होल्स के अंदर, सही ना। इन होल से वीक वैंडरवाल फोर्सेस के थ्रू ये अट्रैक्ट होकर रहेगा। तो बस ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे फंस गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे फंस गया, जिसकी वजह से इस लैटिस के अंदर, इस मेटेलिक लैटिस के अंदर कुछ क्या होंगी, डिस्टॉर्शन होंगी। डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन यानी थोड़ा बहुत ये एक्सपैंड करेगा, थोड़ा बहुत ये क्या कर जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा। तो ज्यादातर तो केस में डेंसिटी बढ़ती है, डेंसिटी तो बढ़ेगी, क्यों, कोई चीज अगर सेम स्पेस में आ रही है तो डेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगा ये तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, तो उस केस में डेंसिटी है कम भी हो सकती है। तो हम कहते क्या है कि डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी और उसके अंदर डिस्टॉर्शन होगा। और कई केसेस में इनके लैटिस टाइप में भी चेंज आता है। लैटिस टाइप में मींस जैसे अगर मैं लूं आयरन, आयरन की पैकिंग अगर है थी, सपोज आयरन की पैकिंग थी, से CCP पैकिंग थी इसकी, या HCP पैकिंग थी कोई भी, कॉपर की CC, कॉपर FCC पैकिंग में था, तो इनकी पैकिंग भी चेंज हो जाती है। जैसे FCC थी तो HCP हो गई, क्या पता। ये सब ना सॉलिड स्टेट की बातें हैं, बस सिर्फ पैकिंग में लैटिस टाइप चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना, लैटिस टाइप भी चेंज हो जाता है कई केसेस। इसके अंदर डिस्टॉर्शन होंगी। डिस्टॉर्शन क्यों हुई, क्योंकि कोई चीज जब आएगी होल्स में आएगी तो कुछ ना कुछ तो मूवमेंट करेगी, तो इसलिए इसके अंदर डिस्टॉर्शन होगी। और कई केसेस में इनका लैटिस टाइप चेंज हो जाता है, यानी जो इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होना चाहिए था वो भी चेंज हो जाता है कई केसेस में। बस किस केस में चेंज नहीं होता, निकल में, सीरियम में, पैलेडियम में, निकल में, सीरियम में, पैलेडियम में और एक्टिनियम में, इन चारों में चेंज नहीं होता, बाकी में चेंज हो जाता है, बाकियों में चेंज हो जाता है लैटिस टाइप भी। तो ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड मैंने समझा दिया तुम्हें क्या चीज है। अब H जरूरी नहीं कि हर जगह इंटरस्टिशियल साइड पे आएगा, H जरूरी नहीं है कि हर एक इंटरस्टिशियल साइड पे आएगा। तो ये डिपेंड भी करेगा कि टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है। प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादा H जाके फंसेंगे, ज्यादा H जाके फंसेंगे। तो अगर प्रेशर कम है तो कम फंसेंगे, टेम्परेचर कम है तो ज्यादा H जाके फंस जाएंगे, टेम्परेचर कम है तो, टेम्परेचर ज्यादा है तो कम H आएंगे। इस पे भी डिपेंड करता है, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे LaH है तो होना चाहिए LaH3, होना क्या चाहिए LaH3, लेकिन आता क्या है LaH 2.87, LaH 2.87, TiH 1.5 से लेके 1.8 तक वेरी करता है, सही ना, 1.5 से लेकर 1.8 तक ये वेरी करता है। तो ये वाली चीजें सब पता होनी चाहिए कि किस तरह से ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बनती हैं, किस तरीके से इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनती है, ये ध्यान रखना है इसके अंदर से। और इसके अंदर जैसे और इसमें और भी हाइड्राइड्स हैं, TiH का बता दिया। फिर जैसे VH आ गया, वेनेडियम, वेनेडियम आ गया, अगर वेनेडियम VH तो ये सिर्फ होता है 0.56 के आसपास, वेनेडियम 0.56। और
PDH भी है 0.6 से लेकर 0.8 तक। तो ये ऐसे डिफरेंट हाइड्राइड्स बनती हैं, इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। तो अब इसके थ्रू मैंने तुम्हें बताया था कि हाइड्रोजन जो है इसको एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज नहीं करते हैं। दिस इज नॉट यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, रीजन बीइंग कि हाइड्रोजन जो है हाईली कंबस्टिबल गैस है, इसको ट्रांसपोर्ट करना और इसको स्टोर करना ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये इसको ट्रांसपोर्ट करना, इसको स्टोर करना, दिस इज ए बिग प्रॉब्लम। तो इसलिए अब ये वाले जो मेटल्स हैं, कौन से मेटल्स, स्पेशली पैलेडियम, पैलेडियम हो गया या फिर हमारा प्लेटिनम हो गया, ये क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन को स्टोर कर सकते हैं। दे कैन अकोमोडेट लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन, देयरफॉर हाइड्रोजन कैन बी स्टोर्ड एज वेल एज कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यही प्रिंसिपल है, आगे एक टॉपिक है, ध्यान सुनना लाइन, यही प्रिंसिपल किसका है, हाइड्रोजन इकोनॉमी का। क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी। तो समझ आ गया मैंने क्या बोला यहाँ पे सारा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें बोली है मैंने। हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या होता है वो मैंने हिंट दे दिया यहाँ पे, हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या चीज है, हाइड्रोजन इकोनॉमी। तो वो ये क्या है कि H जो है वो जाके फंस जाता है कहाँ पे, H जो है कहाँ पे जाके फंस जाता है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड जो है इनके इंटरस्टिसेस में, दिस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिसेस। ये यहाँ पे जाके फंस जाएगा, तो फंस जाएगा तो अब ये इतनी आसानी से हम यहाँ पे अगर क्या करेंगे, प्रेशर कम करेंगे या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जाके ये हाइड्रोजन हम यहाँ से बाहर निकलेगा। तो इसलिए हम हाइड्रोजन को स्टोर कर सकते हैं इन मेटेलिक लैटिस की इंटरस्टिसेस पे, मेटेलिक लैटिस की इंटरस्टिसेस जो इंटरस्टिशियल साइट होगी वहां पे स्टोर कर सकते हैं इसको। And this is the principle, like this we can transport as well as store hydrogen, and this like this hydrogen can be transported from one place to another, एक जगह से दूसरी जगह हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है, ये टफ है काफी। हाइड्रोजन को अगर हम ऐसे कर लें यूज तो एनर्जी क्राइसिस जो हो रहा है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है हाइड्रोजन इकोनॉमी का। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या है, इट इज द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसियस हाइड्रोजन। कोई पूछेगा व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस हाइड्रोजन इकोनॉमी, तो क्या है बेसिक प्रिंसिपल, क्या है इसका, ट्रांसपोर्टेशन। बेसिक प्रिंसिपल इज द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन। बेसिक प्रिंसिपल इज द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसियस हाइड्रोजन, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसियस हाइड्रोजन। तो बस इसमें फायदा ये होता है हमें कि जो फायदा ये होता है कि एनर्जी जो ट्रांसमिट होती है वो हाइड्रोजन की फॉर्म में ही ट्रांसमिट हो रही है, करंट की फॉर्म में ट्रांसमिट नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिक पावर की फॉर्म में ट्रांसमिट नहीं हो रही है। तो ये मैंने हाइड्रोजन इकोनॉमी का प्रिंसिपल बता दिया है। ये मैं ये ना बताऊंगा नहीं मैं, कि लास्ट में दे रखा है एक पेज के अंदर। तो ये हाइड्रोजन, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी। प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसियस हाइड्रोजन। और इसकी एडवांटेज क्या है, एनर्जी जो ट्रांसमिट हो रही है वो हाइड्रोजन की फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही है, करंट की फॉर्म में ट्रांसमिट नहीं हो रही है। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। ये था क्या कहते हैं इंटरस्टिशियल और नॉन स्टोइचोमेट्रिक और मेटेलिक हाइड्राइड। और इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखना है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या फॉलो हो रहा है इसके अंदर, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या फॉलो हो रहा है इसके अंदर, सर नहीं होता। नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि मेटल टू हाइड्रोजन रेशियो इज नॉट फिक्स्ड, रेशियो इज नॉट सिंपल। क्या रेशियो सिंपल है ये वाले, ये रेशियो सिंपल नहीं है। एंड द मेटल टू हाइड्रोजन रेशियो इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं है। इसलिए इसलिए ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक है और इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन फॉलो नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन जो है यहाँ पे फॉलो नहीं हो पा रहा है। और इनमें होगा क्या, प्रॉपर्टीज क्या है इनकी, सुन लेंगे, लिखना खुद है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि ये अब हार्ड और रिजिड हो जाएंगे कि नहीं है, नाउ दे विल बिकम हार्ड एंड रिजिड। ये क्या हो जाएंगे, हार्ड और रिजिड। ये मैंने थोड़ा सा रब कर दिया यहाँ से, नाउ दे विल बिकम हार्ड एंड रिजिड। सही ना। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इनका, ये हार्ड और रिजिड हो जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इनका, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी इनका, हाँ मेल्टिंग इंक्रीज पॉइंट हो इनका जाएगा। ज्यादा हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएंगे। एक बार प्रॉपर्टीज इनकी सुन लेंगे जल्दी से। प्रॉपर्टीज क्या है इनकी, ये हार्ड क्या हो जाएंगे, ये पहला हार्ड हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा इनका, डेंसिटी
बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन अब ध्यान सुनेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बढ़, केमिकली इनर्ट हो जाएंगे, केमिकली क्या हो जाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे, ये सही ना, केमिकली इनर्ट हो जाएंगे। और कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा इनकी, लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंडक्टिविटी सेम होगी ना, मेटल तो इलेक्ट्रॉन को देखो इसमें इलेक्ट्रॉन किसको लूज करना है, पैलेडियम को, निकल को या लेंथियम को, इलेक्ट्रॉन तो इन्हीं को लूज करना है, क्या उनमें कोई फर्क पड़ा है क्या, कंडक्टिविटी क्या होगी, सेम एज दैट ऑफ मेटल, ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ मेटल, कंडक्टिविटी सेम एज दैट ऑफ मेटल, ध्यान रखना, सेम एज दैट ऑफ मेटल, ये इनकी प्रॉपर्टीज है। और अब ये मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, अब ये हार्ड हो गए ना, हार्ड हो गए, कम हो वो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगी। हाँ, मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी विल डिक्रीज। मेलिबल का मतलब क्या होता है, बीटन इनटू शीट्स, बीटन इनटू शीट्स, और डक्टिलिटी मींस ड्रॉन इनटू वायर्स। तो अब इनमें कुछ जाके फंस गया है, तो ये मेटल्स एटम जो है दे कैन नॉट बी एबल टू स्लाइड ओवर वन अनदर, अब ये स्लाइड तो कर ही नहीं पाएंगे, तो मेलिबिलिटी डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी दे विल डिक्रीज, ये डिक्रीज कर जाएंगी, मेलेबिलिटी डक्टिलिटी ये सब क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो क्योंकि अब इसमें H2 के वो हाइड्रोजन के क्या आ गए, बैरियर्स आ गए, हाइड्रोजन के बैरियर्स आ जाएंगे, तो अब ये और ये बहुत कम केसेस में वीक बॉन्ड्स बनते हैं, ध्यान रखना, इनके साथ कोई बॉन्ड्स नहीं बनते, जो हाइड्रोजन अट्रैक्ट होता है वो सिर्फ वीक वैन फोर्सेस से अट्रैक्ट होता है, हाइड्रोजन जो अट्रैक्ट होता है किससे अट्रैक्ट होता है, ओनली बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, उसी से अट्रैक्ट होता है। तो अब यहाँ पे हम ना नेक्स्ट नेक्स्ट ये हाइड्राइड्स खत्म हो चुकी है सारी, एक हमारा हाइड्रोजन खत्म हो चुका है, हाइड्राइड्स खत्म हो चुकी है, अब हमें क्या स्टार्ट करना है, वाटर। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर ट्राई करना सबको, ये PH5 ये बनेगा कि नहीं बनेगा, दूसरा ऐसे ही SH6 बनेगा कि नहीं बनेगा, दोनों के दोनों सुना ही नहीं होगा किसी ने, PH3 बनता है, और H2S इसमें भी क्या बनता है, H2S, ये दोनों बनते हैं, बट दिस इज नॉट फॉर्म, दिस इज नॉट फॉर्म। तो इसका अभी आंसर ना, इसमें जैसे PH5 बनाना है, अगर PH5 बनाना है तो उसके लिए एक बार तुम ट्राई करना इसको, मैं अभी क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, मैं उसके बाद बताता हूँ तुम्हें इसका आंसर कि क्या क्यों नहीं बनता। अभी मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ वाटर का, वाटर का इंट्रोडक्शन नोट कर लेंगे एक बार। वाटर नया टॉपिक आ गया हमारा, थर्ड टॉपिक, इसका एक टॉपिक और बचा है, इसके बाद एक टॉपिक और बचा है, कौन सा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वाटर। तुम्हें सबको पता है कि जो 70% अर्थ का सरफेस है इट इज कवर्ड विद वाटर, 70% अर्थ का सरफेस क्या है, वाटर। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी अराउंड 60 to 65% क्या होता है, वाटर। और कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है 95% के आसपास तक वाटर होता है। और मैक्सिमम वाटर कहाँ प्रेजेंट है, मैक्सिमम वाटर कहाँ प्रेजेंट है, ओशंस के अंदर, मतलब कि ओशंस में अराउंड 98% के आसपास वाटर मानते हैं ओशंस में, लेक्स वगैरह में भी है वाटर, फिर ये जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं इसमें वाटर है, फिर सॉइल के मॉइस्ट सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है वाटर, रिवर्स में वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। वाटर होता क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, ये कलरलेस है, टेस्टलेस लिक्विड है, कलरलेस है, टेस्टलेस लिक्विड है, लेकिन इस वाटर की वजह से ही अर्थ पे जो है, अर्थ पे जो लाइफ पॉसिबल है, वाटर की वजह से अर्थ पे लाइफ क्या है, पॉसिबल है। क्यों, वाटर की स्पेसिफिक हीट, इसकी स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट या फिर इसकी सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ईटा से नोट करते हैं, विस्कोसिटी,